700 साल की हिस्ट्री निकाल दो, कास्ट रियलिटीज छुपा दो, दंगों की हिस्ट्री हटवा दो, बिना एविडेंस के थ्योरीज इंट्रोड्यूस कर दो। हमारे 2 साल रूल करके गए एबीसीडी रूलर को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? बजरंग दल शेरवानी हटाओ आंदोलन चलाएगा। तो भाई साहब, पढ़ा क्या रहे हो आप मेडिवल में? तुम लोगों की शादियां ना होती अगर मुगल्स ना होते तो। कैसे करती तुम्हारी दुल्हन दिन शगनादा पे 12? मैं क्या ऐसे कर रही हूँ? डोडोस को लॉजिक थोड़ी ना आता है। आप लोग भी क्या सरप्राइज हो रहे हो? ओके सर, वी बिलीव यू सर। और ग्रॉक से रोज हिंदू रूलर्स आर बेस्ट सार कह के लड़ने वाली लश्करे डोडो। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरी कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आप देश में जहां भी हों, प्लीज़ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। प्लीज़ स्टे सेफ। अगर आप किसी भी तरह से चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेट्रन लिंक मौजूद है, वहां जाकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स लेकर भी। इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड शुरू करूं, एक अनाउंसमेंट। चैनल पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जुबान तारीख, जो कि इंडियन हिस्ट्री पे 10 गानों की सीरीज है। उसका फर्स्ट गाना शाह हुसैना आ चुका है। शाह हुसैना मुकायत शाह, शाह हुसैना कर इश्क दी बारिशां, शाह हुसैना जरा देख ले नफरत दी नुमाइशां, शाह हुसैना जरा देख ले गाने के बोल लिखे मैंने हैं, गाया भी मैंने है। म्यूजिक दिया है अमेजिंग कंपोजर सरमद गफूर ने। गाना शाह हुसैन पे है, जो कि एक सूफी संत थे जिन्हें एक हिंदू ब्राह्मण माधो से मोहब्बत थी। इस हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी के हवाले से आज के भारत में मजहब के फसाद पर गाना है। तो अगर आपने अब तक ये नहीं सुना तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा और आप अपना जहाँ से म्यूज़िक लेते हैं, अमेज़ॉन म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, उन सब पर भी, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये गाना मौजूद है। सीरीज़ का सेकंड सॉन्ग भी जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग डेवलपमेंट के बारे में। क्लास 7वीं कक्षा की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबों से मुगल और दिल्ली सुल्तानों की हिस्ट्री को हटा दिया गया है। कहा गया है कि अगर किसी को उनके बारे में पढ़ना हो तो वो बाद की कक्षाओं में पढ़ सकता है। इमेजिन, भारत की 700 से 750 साल की हिस्ट्री को ऑप्शनल बना दिया है एनसीईआरटी ने। और ये सबको अच्छे फुट सोल्जर्स की तरह डिफेंड करने उतर आए हैं डोडो सेना, जो दलीलें दे रही है कि मुगल्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हमारे 2 साल रूल करके गए एबीसीडी रूलर को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आर माधवन जी भी कूद पड़े हैं फाशिज्म की बहती गंगा में हाथ धोने। बोले 8 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, 8 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं मुगल्स पे। ओके सर, वी बिलीव यू सर। और ग्रॉक से रोज हिंदू रूलर्स आर बेस्ट सार कह के लड़ने वाली लश्करे डोडो ये सोच के खुश हो रही है कि वाओ, फॉरेन रूल हटा दिया है एनसीईआरटी से, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ मुगल्स ही आउटसाइडर्स थे। लश्करे डोडो के दादा चाचा थोड़ी बाहर से आए थे। और फिर मुगल्स ने किया ही क्या है इस देश के लिए? क्यों हमारे बच्चे पढ़े उनको? आज के समाज में उनका क्या ही योगदान है? तो मैंने कहा ठीक है भाई, अबाउट टाइम की एक वीडियो बनाकर ये सब दलीलों को फैक्ट चेक किया जाए और साथ ही ये भी बता दिया जाए कि पिछले 2 से 3 सालों में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में भयंकर बदलाव आए हैं, खासकर की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में, जो कि कई मायनों में काफ़ी डेंजरस है और एक पर्टिकुलर नैरेटिव की तरफ पॉइंट करता है।
तो ये सब आज के एपिसोड में। चले फिर। तो सबसे पहले ये जो रोते रहते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है और चोलाज या विजयनगर किंगडम्स को कम, उसको निपटा लेते हैं। सीधी सी बात है भाई, हिस्ट्री सिलेबस में किस डायनेस्टी को कितना पढ़ाना है कि रैशनलाइजेशन बड़ी सिंपल सी है। जिसका जितना स्पैन ऑफ रूल, उसको पढ़ाने के लिए उतना ही वक्त। दिल्ली सुल्तानों को ही ले लीजिए। बैटल ऑफ तराइन यानी कि 1192-1193 एडी से लेकर बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी तक की हिस्ट्री है दिल्ली सुल्तान्स की, यानी कि अप्रॉक्स 335 ईयर्स की हिस्ट्री। उसे पढ़ाने के लिए मल्टीपल चैप्टर्स तो लगेंगे ही, पर लश्करी डोडो चाहती है कि विजयनगर किंग्स, जिनकी हिस्ट्री महज 200 साल की है, उन्हें ज्यादा पढ़ाया जाए और 350 साल की हिस्ट्री हो कम। मैं क्या ऐसे कर रही हूं? डोडोज को लॉजिक थोड़ी ना आता है। आप लोग भी क्या सरप्राइज हो रहे हो? शाकास की 100 साल की हिस्ट्री पे पांचों के पांचों चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ाते भाई? बस मुगल मुगल करते रहते हो, बड़ी नाइंसाफी है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि शाका, सतवाहनास, विजयनगर किंग्स एक्सेट्रा को पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल पढ़ाया जाता है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम दे हैव स्पेंट इन इंडियन हिस्ट्री। और ये सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम रूलर्स की बात नहीं है, हालांकि ऐसे ही प्रेजेंट की जाती है। बट लुक एट दी अदर मुस्लिम रूलर्स, द गुजरात सल्तनत या फिर बीजापुर सल्तनत या फिर अहमदनगर सल्तनत या फिर जौनपुर सल्तनत, उन्हें भी बेरली ही पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट गुजरात सल्तनत की हिस्ट्री भी 200 साल की ही है, जितनी की विजयनगर की है। बट विजयनगर का एक प्रॉपर चैप्टर है। गुजरात सल्तनत पे शायद एक पैराग्राफ। जौनपुर की शर्की डायनेस्टी में एक से बढ़कर एक मॉन्यूमेंट्स बनी है। कितने स्टूडेंट्स को पता है? नील बटे सन्नाटा, क्योंकि इस डायनेस्टी के बारे में हार्डली ही कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। प्लस सिलेबस डिवीजन को देखो, यूजुअली क्लास 6 में कोट एंड कोट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, 7th में मिडीवल और 8th में मॉडर्न। अब अगर 7th क्लास की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स जो मिडीवल हिस्ट्री पे फोकस करती हैं, उसमें से आप दिल्ली सुल्तान्स यानी कि 350 साल की हिस्ट्री प्लस मुगल्स अनदर 350 साल की हिस्ट्री को खत्म कर दोगे, यानी 700 साल की हिस्ट्री हटा दोगे, तो भाई साहब पढ़ा क्या रहे हो आप मिडीवल में? दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स ही तो क्रक्स है मिडीवल का। और फिर सिर्फ लाइफ स्पैन ही नहीं, इंपैक्ट भी तो मैटर करता है। एंड मोस्टली ये साथ साथ ही चलते हैं, यानी कि अमूमन अगर किसी डायनेस्टी का लाइफ स्पैन बड़ा हो तो उसका इम्पैक्ट भी फिर हिस्ट्री में ज्यादा ही रहता है, बट हमेशा नहीं। फॉर एग्जाम्पल किंग अशोक, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की हिस्ट्री है बट मैसिव इम्पैक्ट। इसीलिए तो उन्हें इतनी तसल्ली से पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी की किताबों में, और जस्टिफाइड भी है। बाय द वे, अगर आप सम्राट अशोक की हिस्ट्री को लेकर क्यूरियस हैं तो मैंने उन पर 3 वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिमिलरली दिल्ली सुल्तान्स का इम्पैक्ट ले लीजिए। नॉर्थ इंडिया की अधिकांश मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए। भारत में स्पिनिंग व्हील और पर्शियन व्हील इंट्रोड्यूस किया, जो कि इरफान हबीब के हिसाब से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और इरिगेशन टेक में मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हुआ। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यहीं जन्म लेता है। आमिर खुसरो के कॉन्ट्रीब्यूशंस इस मामले में बहुत हैं। इनफैक्ट 7 बार मंगोल इन्वेजन्स को रोका। किसने? दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, आप सबके फेवरेट दिल्ली सुल्तान ने। इम्पैक्ट तब और भी ज्यादा हो जाता है जब कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी कि आज की टाइमलाइन के करीब हो। जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बस 75 से 76 साल पुरानी ही है, तो इम्पैक्ट तो लाजमी है। वैसे ही अंग्रेज़ों द्वारा गलत शलत लिखी गई हमारी हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है, तभी तो बस वही सब डोडोस को रटी पड़ी है। और बस 150 साल पुरानी है मुगल हिस्ट्री। आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट आपकी सोच से भी ज्यादा।
आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपका खाना, आपके आसपास की इमारतें, सब पर मुगलों का खासा प्रभाव रहा है। लुक एट योर किचन, अपने रसोई घर में देखिए। ऑलमोस्ट सारी इंडियन फैमिलीज प्याज की तरकारी यूज करती हैं अपने डेली खाने में। ये टेक्निक मुगलों ने फेमस की थी। दो प्याजा, जहां पहले प्याज को मसाले जैसे कि लहसुन के साथ फ्राई करके गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती थी और फिर उस पे प्याज को गार्निश की तरह फिर से डाला जाता था। ये सब मुगल की देन है। फिर प्याज को समोसे मीट के साथ भरना, ये तो दिल्ली सुल्तान के टाइम से चलता आ रहा है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के ट्रैवलर अपनी रहला किताब में ये बात बताते हैं। सिर्फ किचन ही नहीं, अपना वार्डरोब चेक कर ले। कुर्ता, चूड़ीदार, लहंगा, चोली सब मुगल समय में आया। तुम लोगों की शादियां ना होती अगर मुगल्स ना होते तो। कैसे करती तुम्हारी दुल्हन दिन शगनादा पेट्रोल लहंगा चोली के बगैर, और दूल्हा फेक रईसी कैसे झाड़ता विदाउट अ शेरवानी। उफ, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था यार। बजरंग दल शेरवानी हटाओ आंदोलन चलाएगा। अब बता ही दिया है तो पूरा बता ही देती हूँ। ओढ़नी का सस्ता और हल्का वर्जन पंचतोलिया, क्योंकि उसका वजन सिर्फ 5 तोला था, वो मुगल क्वीन नूरजहां का आविष्कार माना जाता है। पेशवाज, जो कि लेडीज गाउन है, अक्सर आगे में बांधा जाता था, उसकी शख्सियत भी बराए मेहरबानी मुगल है। पेशवाज का सस्ता वर्जन दुदामी, जो कि केवल 2 दाम का था, उसकी भी डिजाइनर नूरजहां ही मानी जाती है। इसके साथ साथ किनारी यानी चांदी का लेस, बदला यानी चांदी का ब्रोकेड भी थैंक्स टू नूरजहां है। कुर्ता, चूड़ीदार, लहंगा, चोली, पटका, जामवर, सरापा, कलगी, ताक और लचक सब काफी मुगल थे। तो रसोई में, कपड़ों में एंड ऑफ कोर्स भाषा में, हिंदी उर्दू आई ही शाहजहानाबाद की गलियों से है। इनफैक्ट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हिंदी बोला करते थे, जो कि आज की हिंदी के काफी क्लोज है। इतनी रेलेवेंट है मुगल हिस्ट्री, लिटरली आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, बट उसे पढ़ा नहीं सकते जी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, गा सकते हैं, बट जिस दौर में इस भाषा का जन्म हुआ उसके बारे में 7वीं क्लास के बच्चों को नहीं बता सकते। लॉजिक 101। खैर, मैं इन पॉइंट्स को और खींच नहीं सकती, इन सब पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ऑल्सो ये फॉरेन रूल क्या लगा रखा है भाई, दैट टू इन द लैंड ऑफ आर्यंस, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो आपको पता होगा सेंट्रल एशिया के स्टेप ग्रासलैंड से आए थे 1500 BC ऑनवर्ड्स। जी हाँ, आर्यन माइग्रेशन एक फैक्ट है, 100%, 100% फैक्ट। पहले लिंग्विस्टिकली और हिस्टोरिकली फैक्ट था, और 2019 के बाद से जेनेटिकली भी। 2 जेनेटिक स्टडीज ये साफ कर चुकी हैं कि आर्यन माइग्रेशन 1500 BCE से शुरू हुई। ये लोग पैस्टोरलिस्ट थे, स्टेप्स एक तरह के ग्रासलैंड से इंडिया आए थे और फिर इवेंचुअली वैदिक सभ्यता स्टार्ट की। इनफैक्ट इन जेनेटिक स्टडीज के मुताबिक इंडियंस का जेनेटिक मेकअप में भी आर्यन डीएनए यानी स्टेप डीएनए मौजूद है, अप टू 30%, और कुछ केसेस में 40 to 45% भी। तो आज की भी सारी पॉपुलेशन फॉरेन है टू दिस लैंड। वैदिक सभ्यता भी फॉरेनर्स की हिस्ट्री है भाई। कुशान्स, शाकाज, सतवाहनास सब बाहर से ही आ रहे हैं। उसको तो पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती। मुगल्स के लिए अरे फॉरेन रूल का ड्रामा, बैठ जाओ भाई। मुगल्स की कई जनरेशन्स यहीं पैदा हुई, यहाँ की ही डेवलपमेंट की। इस पर मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और मुगल रूल तो इतना फॉरेन है कि ग्रेट मुगल्स के जाने के बाद भी, यानी 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद भी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद भी, 1803 में अंग्रेजों के दिल्ली पे कब्जा करने के बाद भी मुगल राजा को बाकी कई राजा सम्मान देते थे, जैसे कि मराठा सिंधिया शासक जंकोजी राव, जिन्होंने 1833 में राजा बनने पर दिल्ली में बैठे मुगल शासक अकबर
द्वितीय से खिलात मांगी, जो कि एक सेट ऑफ रोब्स होती थी, जिससे मुगल बादशाह ने अगर एक बारी पहन लिया हो तो माना जाता था कि वो कपड़े उनकी बेनेडिक्शन से सराबोर हो गए थे, जो कि फिर इनाम के तौर पे मुगलों के लिए काम कर रहे लोगों को दिया जाता था। बट इनफैक्ट जंको जी मुगलों के लिए काम नहीं कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने मुगल बादशाह से खिलात लेकर उनके इतिहास से अपने आप को जोड़ना जरूरी समझा। ऐसे ही उदयपुर के राजा सरदार सिंह जब 1838 में राजा बने तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक नजराना, अ स्मॉल गिफ्ट भेजना चाहा। भारत के राजा ही नहीं, अंग्रेज शासक भी मुगल इतिहास में ही अपनी लेजिटिमेसी खोजते थे। तभी तो उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया 1911 में, और उसकी इमारतों का आर्किटेक्चर भी मुगल आर्किटेक्चर से काफी इंस्पायर था। यही प्रथा आज भी चली आ रही है, जहां हर साल लाल किला यानी रेड फोर्ट से 15 अगस्त को भारत की आजादी का परचम लहराया जाता है, और हर साल मुगल इतिहास को भारत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तो इंपैक्ट वाइज भी और स्पैन वाइज भी 700 साल की हिस्ट्री मुगल्स और दिल्ली सुल्तान्स की, उसे मेडिवल इंडिया की टेक्स्ट बुक से गायब कर देना इज लिटरली क्रिमिनल, जुर्म है। कई मायनों में इतिहास एक कॉन्टिनम है, जहां एक सिरा दूसरे से काफी तरह से जुड़ा होता है। अगर आप 700 साल के सिरे को हटा देंगे तो ना पहले का सिरा और ना बाद का सिरा उसको जोड़ा जा सकेगा। और अगर फॉरेन रूल को नहीं पढ़ाना है तो वैदिक सभ्यता को मत पढ़ाओ भाई, वो भी फॉरेन आर्यंस ने ही बसाई है। और अगर आप ये मान के बैठ गए हो कि ये सब तो मुस्लिम रूलर्स की हिस्ट्री के साथ हो रहा है, मुझे क्या, तो आप गलत हैं। एनसीईआरटी से जिस स्पीड से सिलेबस काटा जा रहा है और जिस तरीके से और जो काटा जा रहा है वो बहुत डेंजरस है। पिछले साल 2024 में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन और उसके बाद के दंगे, गुजरात 2002 के दंगे, दोनों को हटा दिया, ये कह के कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर के हिसाब से स्टूडेंट्स को हम हिंसक और डिप्रेस्ड नागरिक नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें अच्छे, सकारात्मक, पॉजिटिव सिटीजन्स बनाना चाहते हैं। नहीं सर, आप उन्हें ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग बनाना चाहते हैं, जो अपनी मुंडी रेत में दबाकर यह सोचता है कि वही उसका संसार है। पर अफसोस ऐसा है नहीं। रियलिटी तो रियलिटी ही रहेगी, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। बाबरी मस्जिद हुआ था, गुजरात दंगे हुए थे, किताबों में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरनेट पे पढ़ेंगे, और ऐसा करने से दंगों के बारे में, मजहबी बैर के बारे में गलत धारणाएं पालेंगे। क्लास में पढ़ाओगे तो एटलीस्ट टीचर सही से गाइड तो कर पाएगा कि कैसे दंगों को समझना चाहिए। और ये हाइडिंग फैक्ट्स वाली अप्रोच एनसीईआरटी की और जगह भी दिखती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पार्टीशन और पार्टीशन के बाद दंगों पे चैप्टर भी हटा दिया। महात्मा गांधी के चैप्टर में उनकी असैसिनेशन को एक यंग मैन द्वारा बताया गया है कि वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, और उसके बाद आरएसएस बैन हुई। ये सब हटा दिया गया है, छुपाया जा रहा है। क्लास 6 की टेक्स्ट बुक्स में वर्ण जाति व्यवस्था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी की कुप्रथा पर कई लाइंस काट दी गई हैं। फिर 12वीं कक्षा की किताबों से चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हटा दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं सिखाना कि कैसे जाति व्यवस्था की क्या कुरीतियां हैं और अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। और सिर्फ फैक्ट्स छुपाए ही नहीं जा रहे, झूठ भी फैलाया जा रहा है एनसीईआरटी किताबों में। आर्यन माइग्रेशन, जो कि अब एक फैक्ट है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि उसका लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल और जेनेटिक एविडेंस है, उसे एनसीईआरटी की किताबों में यूं बताया गया है कि आर्यंस यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट, जिन्होंने वैदिक सभ्यता शुरू की, वो बाहर से आए। ये तो एक थ्योरी है, और एक थ्योरी ये भी है कि आर्यंस का जन्म इंडिया में हुआ था, ऐसा एक स्टडी बताती है। वो कौन सी स्टडी है, किसने की, आज तक किसी हिस्टोरियन ने नहीं देखी। कुछ भी लिख दो किताब में, क्या फर्क पड़ता है। ये सब एडिशन डिलीशन बाय द वे
उस एनसीईआरटी में हो रहा है जिसके एटलीस्ट 24 मेंबर्स आरएसएस से संबंध रखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ 2022 न्यूज रिपोर्ट। तो ये सब रैंडमली नहीं हो रहा, इसके पीछे सोचे समझे एफर्ट्स हैं स्टूडेंट्स को सिर्फ वही हिस्ट्री पेश करने की जो कि एक आइडियोलॉजी को सूट करती हो। 700 साल की हिस्ट्री निकाल दो, कास्ट रियलिटीज छुपा दो, दंगों की हिस्ट्री हटवा दो, बिना एविडेंस के थ्योरीज इंट्रोड्यूस कर दो। साफ है कि एनसीईआरटी की किताब महज एक किताब नहीं, एक हथियार बन चुकी है, अ वेपन, जिसे झूठी आधी अधूरी हिस्ट्री फैलाने और मजहबी बैर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समाज की बुराइयां जैसे कि दंगे, जाति प्रथा वगैरह को छुपाने से बुराइयां दूर नहीं होती। अगर हम ये आशा रखते हैं कि बच्चे समाज का संबल बनेंगे तो उन्हें समाज की सब बुराइयों के बारे में सिखाना जरूरी है ताकि वो उसके खिलाफ लड़ सकें। पर ये सोच अक्सर उनकी होती है जो बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी थोड़ी जो भारत की 700 साल की हिस्ट्री को फॉरेन रूल बताकर छुपाना चाहते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं एक बारी और रिमाइंड कर दूं, क्योंकि मुझे मेरे सब सोशल्स पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ डोडोस पूछते हैं सोर्स कहाँ है मैडम, तो मैं इसीलिए अपने हर वीडियो में एटलीस्ट 2 बारी रिमाइंड करती हूँ ये बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।